नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। विमल मित्र बंगला के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकारों में से एक हैं और उनका लिखा हुआ उपन्यास पटरानी एक ऐसी विचित्र युवती की कहानी है जो अंतिम क्षण तक अपनी विपरीत परिस्थितियों को चुनौती देते हुए अपने लक्ष्य पर डटी रहती है। आज से मैं आप सबको इस उपन्यास को कुछ भागों में बांटकर सुनाने जा रही हूँ। तो प्रस्तुत है आज पहला भाग, उपन्यास पटरानी का। इस कहानी को लिखने का मेरा कोई खास उद्देश्य नहीं था, यद्यपि पहले मेरी ऐसी धारणा थी कि दुनिया में उद्देश्य ही सब कुछ है, पर अब नहीं। अतः बेहतर यही है कि उद्देश्य निरुद्देश्य की बात यहीं ख़त्म कर दी जाए और कहानी को शुरू किया जाए। पर ठहरिए, कहानी शुरू करने से पहले एक गौर चंद्रिका से परिचय प्राप्त कीजिए। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम के शुरू में लिखा है, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः। कहाँ तो ऐसा वृहद सूर्यवंश और कहाँ मेरी ये मंद बुद्धि। मानो मैं अज्ञानतावश एक तिनके के सहारे अथाह समुद्र पार करना चाहता हूँ। उसी तरह आज कांचन कामिनी के बारे में लिखते हुए मेरी भी वही दशा हो रही है। वही कांचन कामिनी जिसने कितने ही राजा महाराजाओं एवं कितने ही जमींदारों के दिलों पर राज किया है, कितने ही राज्यों के उत्थान व पतन का कारण बनी है। क्या मैं उसका विवरण सहित ठीक ठीक वर्णन कर सकूँगा? जिसके जीवन का कुछ अंतिम अंश ही मुझे मालूम हो, जिसका पूर्व परिचय मेरे लिए बिल्कुल अज्ञात हो, जिसे मैंने कभी देखा ही न हो, जिसकी परिणति, वियोगांत या मिलनांत कुछ भी मैं आज तक नहीं जान पाया, उसके बारे में कुछ कहना क्या सहज है? मैं अल्केश दा को जानता था और अल्केश दा के पिता को भी, अल्केश दा की माँ को भी जानता था, लेकिन अल्केश दा की पत्नी को, हाँ उसी कांचन कामिनी को, वही जो मेम साहब कहलाती है। वो साड़ी पहनकर भी मेम साहब कहलाती है, मांग में सिंदूर भरकर भी मेम साहब और पैरों में महावर रचाकर भी मेम साहब। असली विलायती मेम साहब है, जिन मेम साहिबाओं को हमने ग्रैंड होटल या चौरंगी पर उस दिन देखा था और जिनको देखते ही दूर खिसक गए थे, जिनके विजायित्व की हम उपेक्षा करते आए हैं, यह भी उसी जाति की मेम साहब थी। क्या उसको मैं शब्दों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूंगा? हमारे स्कूल के मास्टर रोहिणी बाबू कहा करते थे, अच्छा बताओ तो बंगाल के किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? रोहिणी बाबू भूगोल के मास्टर थे। वे नक्शे की ओर इशारा करके पूछते, बताओ तो कृष्णनगर कहाँ है? मैं समूचा नक्शा छान मारता, पर नक्शे का ठौर ठिकाना भी न मिलता मुझे। लाल नीले पीले रंगों की तरंगों से मेरी नज़रें धुंधली और कमज़ोर सी हो जाती और मैं परेशानी के अथाह सागर में डूबने उतरने लगता। लेकिन जब वे ये पूछते, अच्छा बताओ इंग्लैंड की राजधानी का नाम क्या है, या लंदन के किस हिस्से में विंसेंट स्क्वायर है, या वहाँ जाड़े की रातों में कितनी बर्फ़ गिरती है, अथवा वहाँ के लिस्टर स्क्वायर में कौन लोग रहते हैं, लिस्टर स्क्वायर का चौतल्ला बिल्डिंग में कौन से रहते हैं, उनका नाम क्या है और वे कितने भाई बहन हैं, उनकी दीदी नोरा स्मिथ के साथ कलकत्ते के निवासी अल्केश मित्र का क्या संपर्क है। तो इन प्रश्नों का मैं फटाफट जवाब दे सकता था। विंसेंट स्क्वायर की बस्ती में जो लड़के लड़कियां रहते थे, वे सब कैसे कपड़े लत्ते पहनते थे, ये भी मुझे मालूम था। बड़े रास्ते के शोकेश में टंगे मोजे, गाउन आदि की क्या कीमत है, ये भी मुझे कंठस्थ था, जबकि मैं विंसेंट स्क्वायर कभी नहीं गया था। विंसेंट स्क्वायर तो दूर, मैं तो बंगाल के बाहर ही नहीं कहीं गया हूँ। हमारे दूर के रिश्ते में ताऊ के लड़के अल्केश दा को छोड़कर विलायत कोई भी नहीं गया। फिर भी मैं वहाँ के बारे में सब कुछ जानता था और ये सब मुझे मुँह ज़बानी याद था। पर उम्र बढ़ने के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। इतने दिनों में मैं अल्केश दा की पत्नी की बात भी प्रायः भूल ही बैठा था। इस बीच कांग्रेस, पाकिस्तान और हड़तालों से संबंधित कितनी ही घटनाएं इस पृथ्वी पर घट चुकी। इन बड़ी बड़ी घटनाओं के दबाव से दुनिया की छोटी छोटी घटनाएं न जाने कहाँ दबकर गायब हो गईं। किसी के पास इसका कोई हिसाब नहीं, मेरे पास भी नहीं, और लोगों की तरह मैं भी इस दुनिया के पंच तत्वों द्वारा बदल दिया गया। मैं भी बड़ा हुआ, मेरी भी गृहस्थी हुई
और उसके बाद एक दिन एक दिन मैं राजस्थान की ओर घूमने गया था। अजमेर से आबू रोड का एक रात का सफ़र है। रात को खा पी कर ट्रेन में बैठो और रात भर बड़े आराम से सो। सुबह 8-9 बजते न बजते आबू रोड स्टेशन पहुंच जाओगे। ऐसा लगेगा जैसे हम सफ़र में आने वाले मरुभूमि के पहाड़ आदि सबको पीछे छोड़ छाड़ कर बिल्कुल हरियाली के कुंज में पहुंच गए हैं। कहाँ जाऊंगा या कहाँ ठहरूंगा कुछ भी तय नहीं था। इसीलिए आबू रोड स्टेशन पर उतरने से पहले मैंने इस बारे में तय कर लिया था। लेकिन जब ट्रेन से उतरा तो सब गड़बड़ हो गया। लगा किसी राजा महाराजा के बड़े बड़े माल असबाब उसी गाड़ी से उतारे जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म के सारे कुली उसी में व्यस्त थे। आखिर मैंने अपना सूटकेस और बिछौने का बंडल स्वयं ही घसीटकर प्लेटफॉर्म पर उतारा और फिर बड़े असहाय भाव से एक कुली की उम्मीद में इधर उधर चारों ओर नजरें दौड़ाईं, पर मेरी और किसी का ध्यान ही नहीं था। तब तक उधर सोने चांदी से जड़ित एक पालकी आ चुकी थी। इसके अलावा बहुत सा लाव लश्कर और सिपाही प्यादे भी। सबके हाथ में छोटे मोटे लठ थे। लाल नीले रंग बिरंगे धोती घाघरे की अनोखी राजपूती पोशाकों से सज्जित स्त्री पुरुषों से पूरा प्लेटफॉर्म भरा पड़ा था। पीछे से लगेज वैन में बड़े बड़े संदूक उतारे जा रहे थे और उनका साइज, तौबा! लोग ट्रेन में सफ़र करने के लिए हल्की चीज़ें साथ लेना पसंद करते हैं, पर इनका तो ढंग ही अनोखा था। पीतल के 4 पिंजरों में पक्षी, 3 में बिल्ली और 2 में कुत्ते। मैंने एक टिकट चेकर को पुकारा, सुनिए, पर उस वक्त किसको मेरी बात सुनने की फुर्सत थी। स्टेशन मास्टर स्वयं वहाँ खड़े होकर सारा नज़ारा देख रहे थे। उधर गार्ड लाल झंडी ऊंची किए खड़ा था। मुझे लगा कि यहाँ किसी से सहायता चाहना एक बहुत बड़ी विडंबना है। कलकत्ते में एक मित्र ने कहा था, आबू रोड पहुंचकर स्टेशन से बाहर बस का टिकट ले लेना। उसके बाद तुम होटल या धर्मशाला जहाँ जाना चाहोगे वे तुमको वहाँ पहुँचा देंगे। एक अच्छा सा गाइड साथ ले लेना, बस फिर कोई चिंता नहीं। मैं सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में बस भी यथा समय छूट जाए और मुझे दिन भर यहीं रहना पड़े। अचानक हाथ में लठ लिए एक पगड़ीधारी व्यक्ति मेरे सामने आ खड़ा हुआ और बहुत ही सम्मान सहित मुझे सलाम किया। फिर एक मुड़ा हुआ कागज़ मेरी ओर बढ़ाकर बोला, मुझे हुजूराइन ने भेजा है। हुजूराइन? मैं एकदम हक्का बक्का सा हो गया। ये हुजूराइन भला कौन है? किस बात की चिट्ठी भेजी है? आखिर मैंने पूछ ही लिया, हुजूराइन कौन है भाई? पत्र पढ़कर मेरी समस्या का समाधान हो गया। पत्र में लिखा था, देवर जी तुम यहाँ आए हो ये मैं देख चुकी हूँ। मैं भी इसी गाड़ी से यहाँ पहुँची हूँ। तुम्हें होटल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी गाड़ी आई है, इस आदमी के साथ चले आओ। उसके बाद मेरे हवा महल में रहने का इंतज़ाम हो जाएगा। वहीं मुलाकात होगी। तुम्हारी मेम भाभी। उस व्यक्ति ने कहा, राजा साहब नहीं आ सके हुजूर। मैंने पूछा, अच्छा, पर राजा साहब हैं कहाँ? फतेहगढ़ में। उसके बाद फिर बोला, चलिए हुजूर, हुजूराइन की गाड़ी बाहर तैयार खड़ी है। फिर न जाने कहाँ से 2 व्यक्तियों को बुलाकर उनके सिर पर मेरा सामान उठवा दिया। मैंने प्लेटफॉर्म पर चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि इस बीच बड़े बड़े बक्स, संदूक, कुत्ते, बिल्ली सब नदारद हो गए हैं। पालकी के चारों तरफ झालरें पड़ चुकी थीं और उसे 8 मजदूर अपने कंधे पर रखकर चल पड़े थे। बाहर बस, मोटर, तांगे का अड्डा था। वहाँ की सारी भीड़ से बच बचाकर उस व्यक्ति ने मुझे एक बहुत बड़ी मोटर में बिठा दिया। सामान कहाँ रखा गया ये सब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने देखा कि कुछ दूर पर एक और बड़ी गाड़ी खड़ी है। उसी के सामने बड़े बड़े पर्दों की ओट में सलमे सितारों का ओढ़ना ओढ़े एक नारी मूर्ति पालकी से उतरी। उसके पाँवों में सुनहरी चप्पलें थीं। बारीक ओढ़नी पर धूप पड़ने से हीरे पन्ने के गहने चमचमा रहे थे। एक के बाद एक करके 4 गाड़ियां स्टार्ट हुईं। आगे पीछे अन्य 2 गाड़ियां, बीच में हुजूराइन की गाड़ी, फिर मेरी गाड़ी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने दिनों बाद, करीब 1 साल के बाद, अचानक इस तरह मेम भाभी से मुलाकात हो जाएगी।
वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने स्पष्ट झिलमिला उठता है। और इसके साथ ही मेम भाभी का वो चेहरा भी तैर जाता है। लंबाई 5.5 फुट, दूध की तरह उजला बदन, गाल पर कहीं कोई फुंसी या तिल तक भी नहीं, मोटे फूले फूले से होंठ, आँखों की कमल सदृश पंखुड़ियाँ और हाथों की वे नरम नाजुक अंगुलियाँ, और उन अंगुलियों के छोरों पर पॉलिश किए हुए लंबे लंबे नाखून, मक्खन सरीखे हसीन चेहरे पर एक छोटा सा सिर पर सुनहरे बालों का एक गुच्छा जिसमें बंगाली लड़कियों जैसी मांग निकाली गई थी, मांग में छोटी सी सिंदूर की रेखा। ये चेहरा और ये रूप मेरे मन प्राण में इस कदर घुल मिल गया है कि इसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। जब अलकेशदा मेम भाभी से शादी करने के पश्चात सर्वप्रथम घर लौटे थे, तब मेम भाभी को देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा था। इससे पहले मैंने किसी भी मेम साहब को हमारे घर की बहुओं जैसी पोशाक पहने नहीं देखा था, बल्कि वो भी उस समय तक ठीक तरह से साड़ी पहनना भी नहीं सीख पाई थीं। उसे ठीक तरह से घूंघट भी निकालना नहीं आता था। पर उस दिन तो एक और ही पोशाक में देखा था उसे। सचमुच बिल्कुल अनोखी पोशाक थी उसकी। भाभी को मैंने कितनी बार कितनी पोशाकों में देखा है, इसका कोई हिसाब नहीं। और पोशाक बदलने के साथ साथ मनुष्य में भी कितना आमूल परिवर्तन आ जाता है, इसका भी कोई हिसाब नहीं। तो अब असली घटना की चर्चा करूं। मुझे याद है, मेम भाभी कहा करती थी, लंदन में मेरे पिताजी के पास 2 कारें हैं। पिताजी रोज़ सुबह मुझे कार में बिठाकर घुमाने ले जाते। मेरी एक बगल पिताजी बैठते, दूसरी बगल माँ। मेम भाभी से विंसेंट स्क्वायर की और भी बहुत सी कहानियाँ मैंने सुनी थी। जैसे जिस दिन बहुत बर्फ़ गिरती उस दिन घर से बाहर निकलना नहीं होता था। उस दिन तो बस घर में बैठकर कॉफ़ी पीना और माँ से कहानियाँ सुनना ही होता। माँ का शरीर स्थूल था, अतः सारे भाई बहन मिलकर भी माँ को चारों ओर से घेर कर पकड़ नहीं सकते थे। मेम भाभी के घर पर कितने ही लड़के आते थे, बहुत दूर दूर से आते थे सब। सभी कहते कि अगर मेम भाभी से इनकी शादी नहीं हुई तो वे आत्महत्या कर लेंगे, आदि आदि। मैं पूछता, तो फिर भैया से तुम्हारी मुलाकात किस तरह हुई भाभी? तब मैं बहुत छोटा था। अलकेश भैया की बहू को देखकर मेरी छोटी मौसी की आंखें विस्मय से फैल गई थीं। वे बोली थीं, छोटी दीदी, गाल उसके ऐसे गोरे हैं कि क्या बताऊं। बड़ी ताई कहती, बहू देखा है भाई? आहा। माँ ने तब तक मेम भाभी को नहीं देखा था, अतः पूछी बैठी, देखने में कैसी है बड़ी दीदी? मांग में सिंदूर लगाती है? रंगा चाची ने कहा, उई दैया, उसके हाथ में तो शंख की चूड़ियाँ भी थीं। जैसा बदन का रंग है वैसे ही गहने पहनती है। कच्चे केले के रंग की बनारसी साड़ी में वो ऐसी फब रही थी कि बस पूछो मत। और सुनो, सबका चरण स्पर्श करके प्रणाम भी किया। बड़ी ताई ने कहा, ठीक ऐसी लग रही थी मानो अन्नपूर्णा की तस्वीर हो। ओह, क्या रूप था, ठीक वैसी ही जैसे कंचन कामिनी कहते हैं। माँ ने कहा, है भी तो सचमुच में मेम साहब ही ना, फिर गोरी नहीं तो क्या काली होगी? रंगा चाची ने कहा, पर मेम साहब होने से ही क्या कोई इतना गोरा होता है? मेरे घर के बगल वाले मकान में रहने वाले एक व्यक्ति का छोटा लड़का विलायत से मेम ब्याह लाया है। वाह, जैसा रंग है वैसी ही शरीर की गढ़न है। एक पैर पर दूसरा पैर रखकर चाय पीती है। अंत में सास की हालत इतनी खराब हुई, पर बहू के हाथों से सेवा करवाना तकदीर में न लिखा था। 1 साल पूरा होते न होते बेचारी चल पड़ी। रंगा चाची के पिता के घर के बगल वाले मकान के छोटे लड़के की बहू के बारे में न जाने मुझे क्यों उत्सुकता पैदा हो गई। मैं भी माँ के पास बैठा सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ रंगा चाची? मेरी ओर अब तक किसी का ध्यान नहीं था। अब मेरी ओर देखकर रंगा चाची ने कहा, हाय अम्मा, तू शायद सब बातें सुन रहा था, शैतान कहीं का, सारी बातों में कान देता है। अब तो मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई। मैंने कहा, बताओ ना रंगा चाची, उसके बाद क्या हुआ? पर तब तक रंगा चाची ये प्रसंग भूल चुकी थी। बोली, किसका क्या हुआ रे? मैंने कहा, तुम्हारे पिता के घर के बगल वाली उस मेम बहू का। बड़ी ताई ने कहा, तू वही बात मन ही मन सोच रहा है अब तक। देख रही हो ना अपने लड़के की बुद्धि, ये बड़ा होकर सचमुच ही मेम ब्याह कर लाएगा, देख लेना तुम। माँ ने कहा, हाँ, मेम लाएगा। अगर मेम वेम लाया तो झोंटा पकड़कर बाहर ना निकाल दूंगी। मैं अपने चौके में भला मुर्गी गाय का गोश्त आने दूंगी। अगर लड़के को वही पसंद हो तो तुम क्या करोगी? माँ ने कहा,
ऐसे लड़के को चीर कर नहीं रख दूंगी। 7 जन्म तक बांझ होना मंजूर है, पर विलायती बहू की जी हुजूरी करना मेरे वश का रोग नहीं। देवी दुर्गे रक्षा करना माँ, रंगा चाची कहने लगी। और फिर विलायती बहू का वो सिंगार पटार, बाप रे बाप, अपनी उस पड़ोसिन विलायती बहू के बारे में मैं क्या बताऊं। अब तो वे सब अलग हो गए हैं। विलायती बहू के प्यार में डूबकर उसकी ख्वाहिशें पूरी करते करते उस लड़के ने मकान भी गिरवी रख दिया। मैं पिछले दिनों अपनी माँ के यहाँ गई थी तो सुना कि मेम साहिबा भरतार के मुंह पर लात मारकर विलायत चली गई हैं। माँ ने कहा, देख लेना, अलकेश की बहू भी एक दिन विलायत चली जाएगी। मेरी आज की कही बात याद रखना, काला सांप भी भला कहीं दूध केले खिलाकर पाला जाता है। बड़ी ताई ने कहा, अच्छा तो अब चलो, साड़ी ब्लाउज धोकर सुखा दूं। उसने चरण स्पर्श करके प्रणाम जो किया है। बहुत घृणा हो रही है, आखिर चाहे जो हो, है तो मलेच्छी ना। लेकिन अलकेश भैया की तकदीर अच्छी थी। मजले ताऊजी तब जिंदा थे। किसी ज़माने में वे बहुत शौकीन व्यक्ति थे, नुकीली मूछें रखते थे। ये भी सुना है कि जब वो ज़ुबान थे तब तबला बहुत अच्छा बजा लेते थे। फिर बड़े बाजार की ओर अपनी बैठक जमाते जमाते न जाने कैसे रुई के कारोबार की ओर नज़र पड़ गई। बस रुई के व्यापार में थोड़े से रुपए लगाकर प्रथम महायुद्ध के समय उन्होंने बहुत रुपए कमा लिए। फिर तो अपना मकान बनवा लिया, कार खरीद ली। चूँकि रुई ने उनको उन्नति की ओर अग्रसर किया था, इसलिए उन्हें अधिक सम्मान नहीं मिला। रुई के व्यापार की बात सुनकर लोग बाग नाक भौं सिकोड़ने लगते। कोई अगर पूछे आप क्या काम करते हैं तो यही ना बताना पड़ेगा कि रुई क्या व्यापार। वे बेटे से कहा करते, सारी जिंदगी रुई का कारोबार करना पड़ेगा, ऐसा कोई आवश्यक तो नहीं है। लोग बाग कहते, देखो रुई इतनी तुच्छ वस्तु है, लेकिन उसी में उनके पास इतना सारा पैसा हो गया। स्कूल में पीठ पीछे से अलकेश को दिखाकर लड़के आपस में कहते, वो देखो वो रहा रुई वाले का लड़का। ऊपर से मछली चाचा, पिताजी और चाचा जी आदि से वे कहा करते, तुम लोग सिर्फ नौकरी ही करते रह गए, पर व्यापार का मर्म नहीं समझ सके। अरे चाहे रुई हो या कोई और चीज़, पैसा होने से ही प्रेस्टेज बढ़ती है। मछली ताऊ जी कहते, तुम्हारी इन बातों में आकर मैं अपने लड़के को इस रुई के कारोबार में नहीं घुसने दूंगा। मछली ताई के बस एक ही लड़का था, अलकेश। उन्होंने अपने पति को बेटे का नाम रखने की आज़ादी नहीं दी थी। उन्होंने कहा था, अगर तुम नाम रखोगे तो लोग सुनकर ही समझ जाएंगे कि ये रुई वाले का बेटा है। अपने पिता के घर जाकर मछली ताई ने किसी साहित्यिक या कवि को पत्र देकर बुलाया था। तब जाकर लड़के का नामकरण किया गया। वही लड़का बड़ा हुआ। हाँ, वही अलकेश। एक दिन आईए बीए पास भी हो गया। फिर मछली ताई ने उसे बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया। अगर सच कहा जाए तो ये सब जो कुछ हुआ मछली ताई के कहने सुनने पे ही हुआ। 1 साल निकल गया, फिर दूसरा भी निकल गया, लेकिन लड़का नहीं लौटा। रास्ते में कोई मुलाकाती पूछ लेता, मित्तर साहब अलकेश कब लौट रहा है? मछली ताऊ जी जवाब देते, यही इसी जनवरी महीने में। फिर भी एक के बाद एक कई जनवरी महीने निकल गए। तब ताऊ जी यूँ कहने लगे, जितने दिन वहाँ रहेगा उतना अच्छा ही तो है, कुछ सीखेगा, समझेगा, आदमी बन जाएगा। यहाँ आते ही तो घर गृहस्थी का चक्कर लग जाएगा। मैं स्वयं भी तो शादी करके अनुभव कर चुका हूँ। शादी हुई और बाल बच्चे हुए, उसके बाद तो बहुत से झमेले हैं ही। फिर न जाने रुई के कारोबार में कुछ ऐसी बात हुई या उनके शरीर ने इतनी मेहनत करने से इनकार कर दिया कि अचानक उन्होंने रुई की दुकान उठा दी, गाड़ी भी बेच दी। दिन भर तो घर के भीतर रहते और शाम को लाठी टेकते हुए घूमने निकल जाते। रात 10 बजते न बजते घर की सारी बत्तियां बंद हो जाती। स्वास्थ्य भी दिन पे दिन खराब होता ही गया। मूँछों के सुई जैसे दोनों नुकीले झोर झूल आए। रात को कभी नींद खुल जाती तो आहें भरते। अगर बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक हो जाता तो हाफते हुए से पोस्ट ऑफिस की तरफ चले जाते और लड़के के नाम लंदन मनी ऑर्डर लगा आते। सती विलास बाबू नाक पर चश्मा चढ़ाकर प्रश्न करते, लड़का कब लौट रहा है मित्तर साहब? मछली ताऊ जी कहते, यही अगस्त के अंत तक। और आखिर लड़का लौट भी आया, पर अगस्त के अंत में नहीं, जनवरी में भी नहीं, एकदम से 3 साल बाद, और वो भी बहू लेकर, बिल्कुल मेम पत्नी। पर तब तक मछली ताऊ जी गुजर चुके थे। हाँ, ताई अवश्य जीवित थी, पर मर जाना ही उनके हक में शायद बेहतर होता।
मोहल्ले की लड़कियां कहती, लो अब बहू आकर तुम्हारी सेवा करेगी। मछली ताई कहती, अब क्या हमारा ज़माना रहा है बेटा? अब तो यही देखो कि बहू मेरी सेवा करती है या बहू की सेवा कोई और करता है। बात बड़े ही मान के साथ कही गई थी, पर मेम बहू को देखते ही उनके जितने भी प्राण बचे थे वे भी डूब गए। अलकेश भैया समझदार व्यक्ति थे। हावड़ा स्टेशन से बाहर निकल के उन्होंने एक बनारसी साड़ी, शंख की चूड़ियाँ, सिंदूर आदि सब खरीद दिए। बिल्कुल बंगाली परंपरा के अनुसार पत्नी को सजा सवार कर घर पहुँचे। बहू बेटियों का दल एकदम से अचकचा गया। इस घर उस घर, इस मोहल्ले उस मोहल्ले, सब जगह ये खबर फैल गई। सब मुंह बाए मेम बहू की ओर देख रहे थे। बंगला बोली ही नहीं समझती थी तो कोई बात कैसे करे। मेम भाभी ने बिल्कुल हतप्रभ होकर जब सास के पांव छूकर प्रणाम किया तो देखती है कि सभी की हंसी रोके नहीं रुक रही। मछली ताई आंसू बहाती और कहती, मेरी सेवा क्या करेगी, वो तो मेरी बात ही नहीं समझती। पानी का लोटा मांगू तो चाय का कप ला देती है। मेरी अच्छी मौत है। मछली ताई का तो मरण था, पर पड़ोसियों को चर्चा की अच्छी खुराक मिल गई थी। कोई कहता, उनकी मेम बहू की नई खबर क्या है भाई? कोई कहता, सुना है मेम साहिबा बंगला सीख रही हैं। एक कहता, रंगा दीदी से सुना है कि मेम साहिबा छिप छिप कर सिगरेट पीती हैं। तो दूसरा कहता, मैंने सुना है कि अलकेश भैया बाजार से चुप चुप टिन के डिब्बे में गाय का गोश्त लाकर खिलाता है। कोई कहता, तो करे भी क्या भाई, अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत हो तो क्या नहीं पिएगी? यही जैसे हमें चाय पीने का नशा है। एक दिन मेरे बड़े भाई अलकेश भैया के घर गए थे। वापस आए तो बोले, ये देख चॉकलेट। मैंने पूछा, किसने दी? भैया ने कहा, मेम भाभी ने। मेम भाभी ने? मेरी भी बहुत इच्छा हुई मेम भाभी को देखने की। सबके मुंह से मेम भाभी के बारे में सुन सुनकर अपनी नज़रों में स्वयं ही मैंने उनका खाका खींच रखा था। मुझे ऐसा लगता मक्खन सा मुलायम शरीर, दूध सा उजला रंग, बनारसी साड़ी पहने हुए, माथे पर सिंदूर की बिंदी और ताई का दिया हुआ नाम कांचन कामिनी, यानी सोने के रंग की देह वाली। पर मुझे बहुत शर्म आती मेम भाभी के पास जाने में। जिस दिन मछली ताई मरी थी उस दिन सिर्फ दूर से देखा था मैंने मेम भाभी को। अलकेश भैया ने तो रो रो कर समंदर भर दिया। देखा मेम भाभी भी स्तब्ध, काठ के पुतले सी एक कोने में खड़ी है। ऐसी घटना उसने आज तक तो कभी देखी नहीं थी ना। 1 महीने तक शोक मनाया गया। अलकेश भैया का कोर्ट जाना भी बंद हो गया, पर लोगों का ध्यान उस ओर नहीं था। सबको मेम भाभी के प्रति उत्सुकता थी। सब कहते, शायद मेम साहिबा भी अलकेश के साथ शोक मना रही हैं। बड़ी ताई कहती, हाँ भाई, दिखता तो यही है। स्वयं बनाकर मिट्टी के सकोरे में मटर की दाल, भात और उबला हुआ कच्चा केला खाती है। नौकर चाकर को भी नहीं छूने देती। बहुत लोग इस बात का विश्वास न करते, कहते ये सब लोग दिखावा है। सच बात तो ये है कि कमरे में भीतर से सांकल लगाकर टिन में से मांस निकाल कर खाती है। रंगा चाची कहती, अगर ये सच नहीं तो शाम को मोटर में बैठकर कहाँ जाती है, ज़रा मैं भी तो सुनूं। अवश्य ही होटल में मांस निकल कर आती होगी। पिताजी कहते, कहा नहीं जा सकता, कोई कोई मेम साहब भली भी होती हैं। हमारे ऑफिस के डिकिंसन साहब की पत्नी काली पूजा का प्रसाद खाया करती थी। माँ कहती, तब तो लड़की के रूप में ये मेम प्रहलाद का ही अवतार है। दैत्य कुल में प्रहलाद ने ही लड़की के रूप में जन्म लिया है। अलकेश भैया तब कोर्ट गए हुए थे। मेरे स्कूल की छुट्टी थी। माँ को भी किताब पढ़ते पढ़ते नींद आ गई थी। खिड़की की राह से बाहर निकलकर मैं सीधा मेम भाभी के घर जा पहुँचा। सदर दरवाज़ा खुला ही था। सीढ़ियों से होकर मैं सीधा ऊपर पहुंच गया। वहाँ कोई नहीं था। अलकेश भैया के कमरे का दरवाज़ा उड़काया हुआ था। मुझे न जाने कैसा डर सा लगने लगा। धीरे धीरे दरवाजे में फांद करके भीतर झांकने ही जा रहा था कि अचानक पीछे से न जाने किसने पकड़ लिया। बोली, व्हाट नाउ? पीछे मुड़कर चेहरा देखते ही मेरा समूचा बदन ठंडा पड़ गया। भाभी सामने खड़ी थी। वही फिर मुझसे बोली, कम इन। मैंने कहा, मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता। लेकिन मेम भाभी मेरा हाथ पकड़कर सीधे कमरे में ले गई। स्वयं एक चेयर पर बैठ गई और मुझे भी अपने सामने एक चेयर पर बिठा लिया। मेम भाभी ने कहा, अच्छा तो मैं बंगला बोलूं, सुनोगे? मैंने कहा, शायद अलकेश भैया ने तुम्हें बंगला सिखा दी है। मेम भाभी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुनकर भाभी ने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर बोली, तुम भी मित्र, मैं भी मित्र। मेरा नाम है श्रीमती नोरा मित्र।
इतना कहकर वो उठी और इजी चेयर से पीठ टिकाकर बैठ गई। फिर मुझसे बोली, भाई अपनी चेयर मेरी चेयर के नज़दीक खिसका लो। मैंने कहा, मुझे चॉकलेट नहीं दोगी मेम भाभी? मेरे मछले भाई को तो दी थी। मेम भाभी ने कहा, चॉकलेट तो सारी खत्म हो गई भाई, न्यू मार्केट से और चॉकलेट खरीद के लाऊंगी, तुम कल फिर आना। उसके बाद मेम भाभी ने कहा, मैं तो तुम्हें चॉकलेट दूंगी और तुम मुझे क्या दोगे, ज़रा मैं भी तो सुनो। मैं मेम भाभी से बहुत ही सट कर बैठा था। मेम भाभी की देह से एक विचित्र सी महक निकल रही थी। आहा, कितनी मीठी महक थी वो, चॉकलेट से भी ज़्यादा मीठी। हाथों की चमड़ी कितनी मुलायम थी। उस समय उसने एक फ़्रॉक पहन रखी थी जो घुटनों तक झूल रही थी। फ़्रॉक तो मछली दीदी भी पहनती है, पर वो तो देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती। मेम भाभी ने कहा, इस तरह क्या देख रहा है रे? शर्म से मैं धरती में गड़ गया। मैंने नज़र झुका ली। मेम भाभी ने फिर पूछा, बोलना, क्या देख रहा था? मैंने कहा, सभी मेम साहिबाएं शायद तुम्हारी तरह ही सुंदर होती हैं भाभी। मेरी बात सुनकर मेम भाभी खूब हंसने लगी। फिर बोली, तुमने कितनी मेमों को देखा है रे? मैंने कहा, एक को भी नहीं, सिर्फ तुम्हें ही तो देखा है। क्या सभी मेम इस तरह फ्रॉक पहनती हैं? मेम भाभी और ज़्यादा हंसने लगी। बोली, फ्रॉक पहनकर शायद मैं सुंदर दिखती हूँ, है ना? मैंने कहा, तुम माँ की तरह साड़ी मत पहना करो मेम भाभी, हरदम फ्रॉक ही पहना करो। मेम भाभी ने जवाब दिया, वाह रे, पहनूं कैसे नहीं? अलग जो मुझे साड़ी पहनने को कहता है, वो कहता है इस देश में लड़कियां बड़ी होकर फ्रॉक नहीं पहनती। मैंने कहा, लेकिन साड़ी पहनकर तुम तो माँ की तरह भद्दी जो लगोगी। मेम भाभी ने कहा, शायद तुम्हारी माँ देखने में भद्दी लगती है। मैंने कहा, माँ तुम जैसी गोरी जो नहीं है, वो बस मामूली सी गोरी है। मेम भाभी ने कहा, माँ के बारे में कहीं ऐसी बातें कही जाती हैं पगले, छी। फिर बोली, ये देख, क्या मेरी माँ की फ़ोटो देखेगा? कहकर उठी और टेबल से 2 फ़ोटो निकाल लाई। बोली, ले ये देख, ये मेरे माँ पिताजी की फ़ोटो है। जब मैंने अलग से शादी की थी तो मेरे पिताजी नाराज़ हो गए थे, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी ने भी इंडियन से शादी नहीं की थी। पर मेरी माँ ने मेरा चुंबन लेकर मुझे बहुत प्यार किया था। इंडिया आने के समय में बहुत रोई थी भाई, क्योंकि माँ मुझे बहुत चाहती थी ना। मैंने पूछा, माँ के लिए तुम्हारा जी कैसा कैसा नहीं होता मेम भाभी? मेम भाभी ने कहा, करें भी तो जोर क्या? अलक ने कहा, उसके माँ बाप उसे इंडिया लौट आने के लिए बार बार पत्र लिख रहे हैं। अलक वहाँ आखिर कितने दिन रहता, और वहाँ रहने के लिए उसे भला रुपए भी कौन भेजता? मैंने कहा, अलकेश भैया तुम्हें शायद बहुत चाहते थे ना? मेम भाभी ने जवाब दिया, बहुत, मैं भी अलक को बहुत चाहती थी। अलक शैतान जो था। मैंने पूछा, मेम भाभी शैतान लड़के क्या अच्छे होते हैं? पर मैं जब शैतानी करता हूँ तो माँ मुझे बहुत डांटती है। मेम भाभी ने कहा, शैतान लड़के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा, मैं इतनी शैतानी करता हूँ इसीलिए तो माँ मुझे शैतान कहकर पुकारती है, तब तो मुझे भी तुम प्यार करोगी। मेम भाभी ने कहा, हाँ देख, मैं तुझे इस प्रकार स्नेह किया करूँगी, ये देख। कहकर मेम भाभी ने मुझे पास खींच लिया और मेरे गाल पर एक दीर्घ चुंबन कस दिया। आहा, क्या ही आश्चर्यजनक लगा था मुझे। मेम भाभी के होंठ बहुत कोमल थे, लाल लाल होंठ। बगल के शीशे में देखा कि मेरे गाल पर मेम भाभी के होंठों पर लगे रंग का निशान पड़ गया था। मुझे याद है, सुबह कोर्ट जाने से पहले अलकेश भैया रोज़ मेम भाभी का चुंबन लेते थे। मैं सामने रहता तब भी शर्म नहीं आती थी उन्हें। अलकेश भैया कहते, अरे वो तो बच्चा है अभी, वो कुछ नहीं समझेगा। मछली ताई के मरने पर उसी अलकेश भैया ने शोक मनाया। गले में कोरा कपड़ा, खाली पाँव, हाथ में आसन। विलायत रिटर्न होने के बावजूद इस अनुष्ठान में उन्होंने कोई त्रुटि नहीं आने दी। बड़े ताऊजी, रंगा चाची, पिताजी सभी दंग रह गए। यहाँ तक कि घर के पुरोहित ने भी कहा, मेम ब्याह लाए तो क्या हुआ, लाला जी के मन में देवी देवताओं के प्रति आस्था और भले बुरे का ज्ञान है भैया। 500 रुपये तो सिर्फ ब्राह्मण दक्षिणा में खर्च किए हैं। सब जगह अलकेश भैया के गुणगान की चर्चा फैल गई। फिर भी किसी किसी ने कहा, चाहे जो भी हो पंडित जी, आप घर जाकर कपड़े बदल डालिए, म्लेच्छ को छुआ है ना, 3 जन्म धारण करेंगे तब भी शुद्ध नहीं होंगे। पंडित जी ने कहा, हाँ कपड़े तो अवश्य बदलूंगा, घर जाते ही ये कपड़े धो डालूंगा। पंडित जी ने यह भी कहा, मैंने भी क्या सहज ही में हाथ फैलाकर दक्षिणा ली है भैया। पहले गाय का गोबर खिलाकर मेम साहिबा को जात में मिलाया, तब जाकर पैर छूने दिया। मैंने एक दिन भाभी से पूछा भी, क्या तुमने गोबर खाया था मेम भाभी?
देम भाभी ने पूछा, क्यों रे, किसने कहा तुझसे? मैंने कहा, रंगा चाची ने। मेम भाभी ने हंसकर कहा, खा लिया तो क्या हुआ? अगर गोबर खाने से ही कोई मुझे छूने दे तो गोबर भी खा लूँगी। मुझे कोई भी छूना जो नहीं चाहता, क्योंकि मैं मेम साहब हूँ ना। फिर कुछ रुक कर बोली, हाँ रे, यहाँ से जाने के बाद तू अपने पैंट कमीज तो धो लेता है ना? मैंने पूछा, क्यों, पैंट कमीज क्यों धो? बिना धोए तेरी माँ तुझे घर में घुसने देती है? मैंने कहा, माँ को तो मालूम ही नहीं है कि मैं तुम्हारे घर आता हूँ। मैं पार जाने का नाम लेकर तुम्हारे यहाँ चला आता हूँ। मेम भाभी ने उत्तर दिया, अगर तेरी माँ को पता चल गया तो? माँ को कैसे पता चलेगा? मांग में सिंदूर भरते हुए मेम भाभी बोली, मैं तुम्हें इतनी अच्छी क्यों लगती हूँ रे? मैं चॉकलेट देती हूँ इसलिए? मैंने कहा, चॉकलेट तो तुम सभी को देती हो, लेकिन क्या तुम सभी को इतनी अच्छी लगती हो? मेम भाभी ने पूछा, तब फिर क्या बात है? मैं चुप रहा। मुझे सच्ची बात बताने में शर्म महसूस हुई। मेम भाभी ने कहा, जब मैं अलग के साथ इंडिया में आई थी तो पहले पहल मुझे कैसा डर लगा था जानते हो? मैंने पूछा, कैसा डर लगा था? मेम भाभी ने बताया, ये देश मैंने पहले कभी देखा तो था नहीं, इसीलिए विंसेंट स्क्वायर में सबने मुझे डराना शुरू किया कि इंडियन लोग बहुत गंदे होते हैं, 4-5 शादियाँ करते हैं, रास्ते में ही शेर चीते घूमते हैं और बहू को तो सब नौकर चाकर की तरह खटाते हैं। फिर बोली, अलग ने मुझे सब कुछ समझा बुझा दिया था, पर मेरा डर फिर भी कम नहीं हुआ। फिर जहाज में एक बंगाली बहू से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे सिखाया कि किस तरह प्रणाम करना चाहिए, किस तरह सास का कहना मानना पड़ता है। सब कुछ सिखाकर वो बोली, वहाँ किसी के सामने सिगरेट नहीं पीना, लोग बुराई करेंगे। फिर उसी बहू ने बताया, सास की चरण धूली लेकर माथे से हाथ छुआना, सास ससुर के सामने पति से बात मत करना, और रात को जब सब खा पी चुके तब कमरे में सोने जाना। मेम भाभी ने अपनी पतली लंबी उंगलियों की ओर देखते हुए कहा, उसी से तो मैंने हाथ से खाना सीखा, उसी से दाल भात और मछली रांधना सीखा। बहुत ही अच्छी लड़की थी भाई, सब कुछ सिखा दिया। फिर माथे पर सिंदूर की एक बिंदी लगाकर बोली, पर यहाँ आकर तो मैंने देखा कि सब कुछ उससे उल्टा निकला। उल्टा कैसे? और नहीं तो क्या, पैर छूकर प्रणाम करने जाओ तो सभी पाँव पीछे खींच लेते, छू देती हूँ तो सब अपने कपड़े धोते हैं, मेरे हाथ का बनाया खाना कोई नहीं खाता, घर में मेरे लिए रसोइया नहीं रहना चाहता, कोई भी हिंदू नौकर मेरे घर में काम करने को तैयार नहीं। मेम भाभी ने फिर कहा, इसीलिए जिस दिन रसोइया भाग जाता है उस दिन हम लोग होटल जाकर खाना खाते हैं। मैंने पूछा, अच्छा मेम भाभी, तुम तो गाय का मांस खाती हो ना? प्रश्न सुनकर मानो मेम भाभी हतवाक खुशी हो गई। बोली, शायद किसी ने ये पूछने को कहा है तुम्हें। मैंने कहा, तुम खाती हो कि नहीं ये बताओ ना। किसने पूछा है बताओ तो? तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा, गाय तो भगवती का रूप होती है, गाय खाना क्या अच्छी बात है, तुम ही बताओ। मेम भाभी की आंखें छलछलाईं। मैंने कहा, मेम भाभी, अब कभी गाय मत खाना, भैया कहते हैं कि जो गाय खाते हैं उन्हें बहुत पाप लगता है। मेम भाभी ने कहा, अच्छा, मुझे पाप ही लगने दो, इससे अगर तकलीफ होगी तो मुझे, तुम्हें क्या? पता नहीं मुझे उस समय क्या सूझी, मैंने कह दिया, अगर तुम्हें तकलीफ हुई तो मुझे भी तो होगी ना। सहसा ही मेम भाभी ने मुझे बाहों में भींचते हुए मेरे दोनों गालों का चुंबन ले लिया और बोली, आए हाय शैतान लड़के, अच्छा अब मैं गाय नहीं खाऊंगी, बस ना। फिर बोली, पर अब तो मैं गोबर खा चुकी हूँ, क्या उससे भी शुद्ध नहीं हुई? तो दोस्तों, आज बस यहीं तक। कल मैं इसके आगे से आपको इस उपन्यास को सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और इसके पहले आपसे एक विनती है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।